हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सीए कैवल्य कुलकर्णी और ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स वाला चैप्टर जो कि एप्लीकेबल है 12th सीबीएसई के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो टाइटल से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले डिमांड क्या है? तो आप में से बहुत जनों ने 11th में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड क्या है। तब हमने देखा था या आपने देखा होगा कि डिमांड मतलब क्या, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड अपन अगर लेमैन्स टर्म्स में बात करें तो भाई ये चीज़ की डिमांड कितनी है, मतलब क्या कि लोग इस चीज़ को कितना पसंद कर रहे हैं, कितना खरीदना चाह रहे हैं, उस हिसाब से। ठीक, तो बेसिकली वो पर्टिकुलर चीज़ की यूटिलिटी क्या है वो चीज़ की डिमांड डिफाइन करती है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपको पता है कि सब मैक्रो लेवल पे देखा जाता है, मतलब क्या, होल इकोनॉमी के लेवल पे देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे डिमांड के जगह पे आ गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डिमांड का मीनिंग तो अभी आपको पता है, हमने डिस्कस किया। एग्रीगेट का मतलब क्या, टोटल। ठीक है, नॉर्मली हम एग्रीगेट टर्म को क्या रेफर करते हैं, टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिमांड। तो इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा अगर अभी डीप में जाएंगे तो देखेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलेंगे, उसको बस डिमांड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भैया अभी लोग टाटा हैरियर को कितना पसंद कर रहे हैं, टाटा हैरियर कितने लोग परचेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे टाटा हैरियर की डिमांड, वो एक गुड हो गया पर्टिकुलर। बट एग्रीगेट डिमांड जब बोलेंगे तो उसमें ऑब्वियसली वो टाटा हैरियर भी आएंगी, अलग कार्स भी आएंगे, टू व्हीलर्स भी आएंगे, सब सब सब, मतलब वो पर्टिकुलर इकोनॉमी में जितने भी गुड्स बेचे जाते हैं वो सब गुड्स की डिमांड को अगर मिला दे तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट मतलब क्या, तो ये चलते रहता है। ठीक है, इसको किधर भी गैप नहीं है, रिवर फ्लो होते रहती है, उसको किधर भी गैप नहीं रहता। तो ऐसे ये भी फ्लो कंसेप्ट है। अपना टाइम, ठीक है, टाइम चलता रहता है, किसी के कंट्रोल में नहीं है टाइम। बट ह्यूमन ने उसको मेजर करने के लिए सेकेंड्स बनाया, मिनट्स बनाया, आवर्स बनाया, दिन बनाया, साल बनाया, जो भी। तो एग्रीगेट डिमांड को अपन रोक नहीं सकते। क्यों? कंटिन्यूसली इकोनॉमी में किधर ना कुछ परचेज सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा ही है। बट अगर अपने को एक पर्टिकुलर मेजर करना है कि चलो भाई एग्रीगेट डिमांड कितनी है, तो उसको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक हम लगाते हैं अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कि मार्च 2019 से सॉरी अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक कितनी एग्रीगेट डिमांड हुई। तो ये 12 महीने की हम कैलकुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना जरूरी है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो एडी कैसे मेजर करते हैं, उसके दो रेफरेंसेस हैं। एक प्राइस लेवल के साथ कंपेयर करके मेजर करते हैं, और दूसरा इनकम लेवल के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, एडी कैन बी मेजर्ड विथ रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल। चलो इसका मतलब क्या है देखते हैं। आपने माइक्रो लेवल वाला डिमांड देखा था, ठीक है, तो उसमें क्या देखा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उसके ऑब्वियसली एक्सेप्शंस थे, बट जनरल थंब रूल तो यही था, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड भी वैसा ही रहेगा। अगर डिमांड वैसा बिहेव कर रहा है तो डिमांड का टोटल अलग से क्यों बिहेव करेगा भाई। तो जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जब कोई भी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस मान लो 5 रुपए है, तब उसकी डिमांड 50 यूनिट्स थी। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, 10 होते जा रही है, 15 होते जा रही है, 20 होते जा रही है, तो डिमांड क्या हो रही है दोस्तों, कम कम होते जा रही है। डिमांड कम होते जा रही है। 5 पे 50 थी, 10 पे 35, 15 पे 25, 20 पे 18 और 25 पे 10। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, देखिए 5 रुपए पे 50 की डिमांड, 10 रुपए पे 35 की डिमांड, 15 रुपए पे 25 की डिमांड, 20 रुपए पे 18 की डिमांड। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड
कम होते जा रही है। ठीक है, तो इसी को आपने एक टर्म भी पढ़ा होगा, देखो दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एक मिनट, हाँ, ये है आपका एडी शेड्यूल। AD schedule is a table showing aggregate demand और aggregate expenditure corresponding to, ये देखो, aggregate demand aggregate expenditure शो कर रहा है corresponding to different income levels, मतलब अलग अलग इनकम लेवल के सामने अलग अलग AD कैसा बिहेव करेगा उसको बोलते हैं AD शेड्यूल। ठीक है, और दूसरा है AD कर्व। AD कर्व मतलब क्या, ऑब्वियसली ये देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड का, सॉरी वो इनकम का कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, येलो वाला, रेड वाला अपना इनकम है और येलो वाला एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, तो ये कर्व है कि एडी कैसे कैसे बढ़ते जाता है, कैसे कैसे इनकम बढ़ता है। तो ठीक है, अभी थोड़ा एडी का ऑपरेशन करते हैं, एडी के कंपोनेंट देखते हैं, उसको तोड़ मड़ोड़ के देखते हैं। ठीक है, अभी कंपोनेंट्स ऑफ एडी, कंपोनेंट ऑफ एडी मतलब एडी के टुकड़े। ठीक है, एडी किससे बनता है, ठीक है, एडी किससे बनता है, मतलब अगर आपके पास मोबाइल, आपके हाथ में आसपास मोबाइल रहेगा तो कंपोनेंट ऑफ मोबाइल बोले तो क्या, तो उसमें कैमरा फिट है तो कैमरा की लेंस एक कंपोनेंट है। ठीक है, उसकी बैटरी जो आपको पावर सप्लाई देती है वो एक कंपोनेंट है। उसमें का प्रोसेसर जो आपको फास्ट गेम खेलने के लिए मदद करता है वो एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये मोबाइल के कंपोनेंट मतलब क्या, मोबाइल के टुकड़े, मोबाइल किन किन चीज़ों से बना है। तो अभी एडी के कंपोनेंट्स मतलब क्या, कि एडी कौन से चीज़ों से बना है। ठीक है, तो अभी एडी के कंपोनेंट अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी का, बंद इकोनॉमी। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे ये फिलहाल के स्टेज में हमारी इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड क्यों है, ना हम बाहर से किसी को आने दे रहे हैं, ना यहाँ से हम किसी को बाहर जाने दे रहे हैं, अपन ने अपने बॉर्डर्स क्लोज करके रखे हैं। ठीक है, तो अभी तो ये मान लेते हैं ये अपने कोरोना की वजह से करा हुआ है, बट जनरली अगर नॉर्मल डेज में भी कोई ऐसी इकोनॉमी है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है, जिसको बाहर के दुनिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करना है, उसको बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिला 1947, 1947 से लेके 1991 तक, मतलब वो मनमोहन सिंह ने जब तक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी नहीं लाई तब तक हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्यों, क्योंकि हमको वापस डर था अगर हम बाहर ट्रेड करने जाएंगे वापस ब्रिटिशर जैसे कोई आ जाएगा ट्रेड के बहाने और अपने को रूल करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम डर के मारे क्लोज्ड इकोनॉमी में जी रहे थे, ना हम बाहर से कुछ परचेस कर रहे थे, ना यहाँ से हम कुछ बाहर बेच रहे थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अभी क्लोज्ड इकोनॉमी के भी दो टाइप्स है, एक है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और एक है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी टू सेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे दो ही सेक्टर है, दो, टू सेक्टर मतलब क्या, दो ही सेक्टर है, कौन सा, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड मतलब क्या, जो एक ऐसा सेक्टर है, अपन जैसे, तुम जैसे, मेरे जैसे नॉर्मल लोग, अपन लोग क्या करते हैं भाई, समझो मान लो अपना अपना कोई बिजनेस नहीं है तो अपन कुछ भी चीज खरीदेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं राइस खरीद रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं मेरे कंजम्पशन के लिए ही खरीद रहा हूँ। ठीक है, मेरे को खाने के लिए खरीद रहा हूँ, मैं पाउडर ले रहा हूँ मेरे कंजम्पशन के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, मैं टीवी ले रहा हूँ मैं मेरे कंजम्पशन के लिए ले रहा हूँ, उनको आगे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ऐसा सेक्टर रहता है हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब क्या, जो खुद के कंजम्पशन के लिए गुड्स गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। और नेक्स्ट है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब क्या, ये लोग रहते हैं बिजनेस वाले। ठीक है, ये लोग रहते हैं बिजनेस वाले, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं मेरे पहले ही एग्जांपल को ही रिस्टेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राइस का ट्रेडर हूँ, ठीक है, होलसेल ट्रेडर।
मैं क्या करता हूँ, फार्मर से राइस लेता हूँ और रिटेलर लोगों को बेच देता हूँ। तो अभी मैं जब भी राइस परचेस करूँगा, ठीक है, तो मैं प्रोड्यूसर की कैपेसिटी में परचेस करूँगा, तो इट इज़ नॉट फॉर माई कंजम्पशन, इट इज़ फॉर फर्दर ट्रेडिंग, मेरे को आगे बेचना है वो, तो मैं अभी प्रोड्यूसर बन गया। तो इसके लिए टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी के कंपोनेंट्स है सी प्लस आई, ठीक है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, स्टेप बैक लेते हैं, हो सकता है आप भूल गए होंगे, हमने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था। एग्रीगेट डिमांड हमारे हिसाब से क्या था कि अपन ने जितना सोचा है खर्चा करने का, ठीक है, अगेन मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इट इज हाइपोथेटिकल नॉट एक्चुअल, ठीक है। तो अपन ने जितना सोचा है खर्चा करने का उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अभी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जीरो है, ठीक है, ऊपर से टू सेक्टर है, मतलब क्या, एक लोग है खाने वाले, एक लोग है बेचने वाले, मतलब बिजनेस वाले लोग हैं और खाने वाले लोग हैं, तो ये दो लोग ही खर्चा करेंगे, ठीक है। तो सी मतलब क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऊपर हाउस होल्ड में देखो, यहाँ पे देखो सी मतलब क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खाने का खर्चा, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब बिजनेस का खर्चा जो मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ। तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी के कंपोनेंट्स है सी प्लस आई, ठीक है। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी के कंपोनेंट्स है सी प्लस, ठीक है। अभी देखते हैं थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर में कौन कौन आता है, हाउस होल्ड आता है, अपन ने डिस्कस किया कौन है, प्रोड्यूसर आता है, अपन ने डिस्कस किया कौन है। अभी तीसरा खिलाड़ी आता है गवर्नमेंट। तीसरा खिलाड़ी कौन आता है, गवर्नमेंट, मतलब क्या, गवर्नमेंट का खर्च, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा। गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, हमारे लोग रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट का खर्चा, फ्लाईओवर बनाती है, गवर्नमेंट का खर्चा, डैम्स बनाते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा। अभी रिलीफ मेजर ले रहे हैं, मतलब जो भी ये गरीब लोग हैं उनको मुफ्त का राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपए, ये क्या है, गवर्नमेंट का खर्चा। तो यहाँ पे तीन खिलाड़ी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे सी प्लस आई ऐसे ही रहेगा, बस एक ऐड हो जाएगा जी। तो ये जी क्या है, गवर्नमेंट का खर्च, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसको बोलेंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हो गया, खाने का खर्चा, घर वालों का खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस वालों का खर्चा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के लिए जो भी। ये जो मिनिमम लेवल ऑफ सी है ना, मतलब अपने को नेसेसिटी वाला खर्चा, इसको ऑटोनॉमस खर्चा भी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस खर्चा, ठीक है। ऑटोनॉमस क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, खुद का चलता है। ऑटोनॉमस क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि भाई इनकम रहो या ना रहो, मैं तो रहूंगा ही। मान लीजिए आपको महीने को खाने पीने के ऊपर 10 रुपए का खर्चा होता है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपको खाने पीने के ऊपर 10 रुपए का खर्चा होता है, आपका इनकम जीरो रहेगा तो भी वो 10 रुपए रहेगा, आपका इनकम लाख रुपए रहेगा तभी भी वो 10 रुपए रहेगा, ठीक है। तो इट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, वो बेसिक नेसेसिटी है भाई, वो लगने ही वाली है, इसके लिए उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अपना बाकी रह गया था। अभी देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों देखते हैं। देखिए, जब y बढ़ता है, y अपने, अगर आप शेड्यूल रेफर करोगे तो 40 रुपए से 60 रुपए हो गया y, y मतलब इनकम, 40 रुपए से हो गया 60 रुपए, तब खर्चा भी हो गया क्या, 40 रुपए से 45 रुपीज, इनकम बढ़ा 20 रुपए से, खर्चा बढ़ा 5 रुपए से, ठीक है। अभी ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमने देखा, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे इनकम 1 रुपए से बढ़ रहा है तो खर्चा कितने रुपए से बढ़ेगा,
जब इनकम 1 रुपए से बढ़ रहा है तो खर्चा कितने रुपए से बढ़ेगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जब इनकम 1 रुपए से बढ़ता है तो खर्चा कितने रुपए से बढ़ेगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, हमारे इसमें अगर हम देखें तो देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा। अपना चेंज इन कंजम्पशन था 5 रुपए, चेंज इन इनकम था 20 रुपए। ठीक है, इनकम कितना हुआ 40 से 60, खर्चा कितना हुआ 40 से 45, तो मतलब यहाँ पे हो गया 5 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये जो है ये है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या, जब आपका इनकम 1 रुपए से बढ़ता है तो आपका खर्च कितने रुपए से बढ़ता है। ठीक, तो 0.25 बोलो या 1/4 बोलो इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या, अगर आपका इनकम 1 रुपए से बढ़ा तो आपका खर्चा 0.25 से बढ़ेगा। आपका इनकम 1 रुपए से बढ़ा तो आपका खर्चा 0.25 से बढ़ेगा। 0.75 किधर जाएगा, 0.75 बचा हुआ किधर जाएगा, सेविंग्स में जाएगा। ठीक है, 0.75 बचा हुआ सेविंग्स में जाएगा। और एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या, यहाँ पे चेंज नहीं लेना है अपने को, यहाँ पे टोटल लेने का है। तो जब मेरा कंजम्पशन था 45 रुपीज, ठीक है, तो मेरा इनकम कितना था 60 रुपए, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज 45 डिवाइडेड बाय 60, ये आता है 0.75। ठीक है, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मार्जिनल क्या बोलता है, मार्जिनल बढ़ने की बात करता है। ठीक, बढ़ने की, देखो इसके फॉर्मूला में ही ये है डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, चेंज। इसके फॉर्मूला में है डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, चेंज। चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी का इंटरप्रिटेशन क्या आ गया कि जब आपका 1 रुपए से इनकम बढ़ता है तो आपका खर्चा कितने रुपए से बढ़ता है, उसका आंसर अपन ने निकाला 5/20.5 सॉरी 0.25। ठीक है, और एवरेज प्रोपेंसिटी मतलब एवरेज है, मतलब 1 रुपए के इनकम के पीछे आप कितने रुपए का खर्चा करते हो। 1 रुपए के इनकम के पीछे ऑन एन एवरेज कितना खर्चा करते हो, 0.75। ठीक है, मेरे को अगर 1 रुपए का इनकम होता है, मैं 75 पैसे खर्चा करता हूँ, 25 पैसे सेविंग्स में डाल देता हूँ ऑन एन एवरेज। बट अगर मेरा इनकम इसके आगे 1 रुपए से बढ़ा तो मैं खर्चा 1 रुपए से नहीं बढ़ाता, मैं खर्चा बढ़ाता हूँ 0.25 से, सेविंग बढ़ाता हूँ 0.75 से। ठीक है, होप सो आपको समझा होगा। एक बार अपन वापस देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ने की बात करता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज की बात करता है। ठीक है, एवरेज मतलब क्या, 1 रुपए के पीछे आप कितना खर्चा करते हो, कितना सेविंग करते हो बच्चा। ठीक है, तो अगर मेरा इनकम है 60 रुपए, मैं खर्चा करता हूँ 45 रुपीज, तो 1 रुपए के पीछे मैं खर्चा करता हूँ 0.75 रुपीज का। ठीक है, बट इसके आगे अगर मेरा इनकम 1 भी रुपए से बढ़ता है, इसके आगे मेरा इनकम 1 भी रुपए से बढ़ता है तो मेरा खर्चा बढ़ता है 0.25 से। ठीक है, क्योंकि एमपीसी क्या है 0.25, 1 रुपए से इनकम बढ़ता है तो खर्चा 0.25 से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफली एपीसी इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, मतलब 1 रुपए के लिए कितना खर्चा, और वेयर एज एमपीसी सोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब बढ़ने के बाद खर्चा कितना बढ़ेगा वो एमपीसी बताता है। और हाल फिलहाल में 1 रुपए के पीछे तुम मतलब 1 रुपए के इनकम के पीछे कितना खर्चा करते हो वो आपका एपीसी बताता है।
पॉज कर देता हूँ। सेविंग फंक्शन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। करता है। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा सेविंग फंक्शन। ठीक, ये वीडियो में